गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है इंटरनल ट्रेड के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि एचपीएससी पीजीटी सब्जेक्टिव पेपर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं और जो क्लास नंबर है वो है आपका 62। क्लास नंबर कितना है? 62। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिख रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रेड, कि ट्रेड क्या होता है और इंटरनल ट्रेड क्या है, क्योंकि अपना जो मेन टॉपिक है वो इंटरनल ट्रेड के रिगार्डिंग ही है। और इंटरनल ट्रेड के फिर दो पार्ट बनते हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हमें करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर, ट्रेड क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विस वन पर्सन टू अनदर पर्सन या वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके अंदर आता है। ठीक है, और जब आप एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स या सर्विस जो ट्रांसफ़र करता है, तो किस लिए करता है? इन एक्सचेंज फॉर मनी, पैसे के लिए वो ऐसा काम करता है। ठीक है, यानी कोई भी सिस्टम या नेटवर्क जो विच अलाउ ट्रेड एज ए मार्केट, यानी कि ट्रेड के फॉर्म दे रखे हैं। डोमेस्टिक ट्रेड हो सकता है, डोमेस्टिक ट्रेड को इंटरनल ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। एक डोमेस्टिक ट्रेड होता है, एक आपका इंटरनेशनल ट्रेड होता है। डोमेस्टिक को आप चाहे नेशनल भी बोल सकते हो, यानी कि डोमेस्टिक है, नेशनल है, इंटरनल है, एक ही बात है। और दूसरा होता है इंटरनेशनल ट्रेड। क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है कि क्रॉस द बाउंड्री, एक नेशन की बाउंड्री से बाहर जाके आप ट्रांजैक्शन करते हो। जबकि डोमेस्टिक ट्रेड में विद इन द बाउंड्री हम बात करते हैं, यानी कि एक ही कंट्री की बाउंड्री के अंदर रहकर सारा का सारा ट्रांजैक्शन की जाती है, चाहे वो सेल की हो, चाहे परचेज की हो, चाहे किसी के रिगार्डिंग हो। ठीक है, तो आइए इंटरनल ट्रेड में पढ़ते हैं। अपना टॉपिक इंटरनल ट्रेड है, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स क्या दे रखा है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, याद रखना गुड्स एंड सर्विस दोनों हम इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक, और बाउंड्री ऑफ ए नेशन, एक विद इन ए बाउंड्री ऑफ नेशन, ये लाइन आपको याद रखनी है कि एक देश की सीमाओं के अंदर किया जाने वाला जो व्यापार है वो आपका आंतरिक व्यापार कहलाता है, आंतरिक इंटरनल ट्रेड कहलाता है। इंटरनल ट्रेड के कुछ फीचर के बारे में बात करेंगे, तो इसमें बायर और सेलर एक ही कंट्री के होंगे, एक ही देश के हो सकते हैं, मतलब एक ही देश के होंगे, एक ही विलेज के, एक ही टाउन के, एक ही सिटी के, ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा, इसके अलावा इसने क्या बात कर रखी है, दिस में आल्सो, अगर कब हो सकता है, बिटवीन टू एंड मोर डिफरेंट स्टेट। जरूरी नहीं कि एक ही स्टेट के दोनों हो, सेलर और बायर अलग अलग स्टेट के हो सकते, लेकिन कंट्री सेम रहेगी, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, और इंटरनल ट्रेड का अदर नेम डोमेस्टिक ट्रेड, होम ट्रेड या फिर नेशन ट्रेड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कि इंटरनल ट्रेड कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पर एंड होता है। सर, इंटरनल ट्रेड जो है वो स्टार्ट होता है एक इंडिविजुअल से, जो एक कंट्री का होता है, वो अपने गुड्स को बेचना चाहता है, और एंड होता है सर उसी कंट्री के एक व्यक्ति के द्वारा उसका कंजप्शन किया जाता है, यानी कि गुड्स का प्रोडक्शन एक एक कंट्री के एक व्यक्ति जिसको प्रोड्यूसर बोलते हैं वो गुड्स का प्रोडक्शन करता है, और उसी कंट्री के दूसरे व्यक्ति जो गुड्स का कंजप्शन करते हैं उसे कंज्यूमर बोला जाता है। वहाँ पर वो क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। तो दिस ट्रेड फैसिलिटेट डोमेस्टिक कंजप्शन ओनली, यानी कि इस ट्रेड में क्या होता है, सिर्फ डोमेस्टिक कंजप्शन ही होता है, प्रोडक्शन भी डोमेस्टिक, कंजप्शन भी डोमेस्टिक ही किया जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। पहला आता है, जो अभी तक पढ़ा है वही इसके फीचर में लिखना है, ट्रेड विद इन नेशन, एक देश की सीमाओं के अंदर किया जाने वाला ट्रेड क्या कहलाता है? इंटरनल ट्रेड। फ्री एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि किसी तरह का कोई भी बैरियर नहीं लगाया जाता, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जैसे रिस्ट्रिक्शन होती है, तो इस पे ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं होती। सिंगल करेंसी, सबसे ज़्यादा वो जो याद रखने वाली बात है वो क्या है? सिंगल करेंसी होती है। जैसे इंडिया के अंदर रुपीज़ चलता है, तो सेलर और बायर रुपीज़ के अंदर ही ट्रांजैक्शन करेंगे। इसके बाद आता है आपके पास सिंप्लीफाइड ट्रेड प्रोसीजर, कि जो ट्रेड प्रोसीजर होता है इंटरनेशनल ट्रेड को ध्यान में रखें तो उससे बहुत ही आसान होता है। इंटरनल ट्रेड को क्लासिफाइड करते हैं दो तरीके से, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। ये इंपॉर्टेंट है, आइए पढ़ लेते हैं। होलसेलर का आपको पता ही है सर, मैन्युफैक्चरर टू, हाँ जी, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर जाता है ना, यानी कि होलसेलर जो होते हैं गुड्स एंड सर्विस को लार्ज क्वांटिटी में बाय करते हैं। कहाँ से बाय करते हैं सर? मैन्युफैक्चरर से बाय करते हैं। ठीक है, ये बल्क में गुड्स को सेल करते हैं। आप ये मान सकते हो कि मैन्युफैक्चरर से बल्क में खरीद लिया और फिर छोटा छोटा करके रिटेलर को दे दिया, लेकिन रिटेलर भी कंज्यूमर की एवज में ज़्यादा खरीदता है, तो इसलिए सेल द बल्क ऑफ द गुड्स टू द रिटेलर।
ठीक है, मान लिया कि इतना बड़ा ढेर खरीद लिया, इसमें से अलग अलग रिटेलर को दे देगा ऐसे ऐसे करके। अब ये रिटेलर अलग अलग कंज्यूमर को देते हैं ऐसे ऐसे करके। तो अगर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ ना, तो ये क्या करते हैं, बड़ा ही खरीदते हैं और बड़ा ही लॉट बेचते हैं। नेक्स्ट वन कि होलसेलर ट्रेड डज नॉट सेल गुड्स टू द एंड यूजर। एंड यूजर को गुड्स नहीं बेचते, स्मॉलर क्वांटिटी में, याद रखना ये रिटेलर को बेचते हैं, ना कि एंड यूजर। मतलब यहाँ पर होता है कंज्यूमर। क्या होता है, कंज्यूमर। कंज्यूमर को गुड्स नहीं बेचते। तो सर होलसेलर तो एक लिंक का काम करने लगे, बिल्कुल, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में। पहले मैन्युफैक्चरर आएगा, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर और फिर कंज्यूमर आता है। ठीक है, तो ये जो होलसेलर, हम हमारा पॉइंट ये है, हमारा होलसेलर, होलसेल ट्रेड, तो ये मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में क्या कर रहा है सर, एक लिंक का काम कर रहा है। नेक्स्ट वन दिया गया है, दे गिव एसेस टू द प्रोड्यूसर, यानी कि प्रोड्यूसर जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके गुड्स को आम पब्लिक तक पहुंचाने में ये हेल्प करता है रिटेलर के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो रिटेल ट्रेड के बारे में, और इसके अलावा कुछ नहीं है। टाइटल ऑफ गुड्स, ये क्या होता है, कई बार अपने नाम से भी गुड्स आगे जो है, मतलब मैन्युफैक्चरर से खरीद लिया, अपना लेबल लगा के भी रिटेलर को बेच सकता है, आप ऐसे बोल सकते हो। रिटेल ट्रेड अब ये चलता है, देखिएगा, हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर। अब ये रिटेल, इसके बारे में बात करते हैं। सर तो ये होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में लिंक का काम करेगा, बिल्कुल करेगा। जैसे मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में होलसेलर काम करता था, वैसे होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में रिटेलर लिंक का काम करता है। ठीक है, तो रिटेलर वही सेम डिट्टो कि रिटेलर होलसेलर से ज़्यादा बड़ी अमाउंट में खरीदता है और कंज्यूमर को छोटी छोटी अमाउंट में बेचता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। और रिटेलर से नो डाउट कि जो रिटेलर होते हैं, लाइक आपके किराने की दुकान आस पड़ोस में जो आप देखते हो, वो रिटेलर बोलते हैं उसको। वो होलसेलर से, अभी बोलते हैं ना भी कि लाइक मंडी से सामान लेके आते हैं, तो मंडी वाले होलसेलर होते हैं। तो ये जो होलसेलर से है ना, सस्ता खरीदते हैं और कंज्यूमर को महंगा बेचते हैं, यह इनका प्रॉफिट होता है। ठीक है, और जो रिटेलर होता है, होलसेलर मोस्टली क्या करता है, एक सी आइटम रखता है, लेकिन रिटेलर जो है वो सारी आइटमें रखता है, आप ऐसे बोल सकते हो। जैसे किराने की दुकान वाला क्या करता है, सारी आइटमें रखता है, लेकिन किराने का सामान होलसेलर के पास लिमिटेड मिलता है। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर। यहाँ डिफरेंस कर लेंगे तो जो मैं बता रहा था वहाँ पर आपका क्लैरिफाई भी हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सर मीनिंग की। दिस इज ए बिजनेस वेयर गुड्स एंड सर्विस आर सोल्ड इन ह्यूज बल्क टू रिटेलर, इनके बड़ी मात्रा में रिटेलर को बेचा जाता है या किसी अदर पर्सन को बेचा जाता है। जबकि रिटेल ट्रेड की बात करते हैं, रिटेलर जो है कंज्यूमर को या एंड यूजर को क्या करता है सर, छोटे छोटे लोट में बेचता है। ये लिंक किसके बीच में होगा, होलसेलर, बताना शाबाश। मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में लिंक का काम कौन करता है, होलसेलर। और होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में लिंक का काम कौन करता है, रिटेलर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे प्राइस। होलसेलर जो होता है रिटेलर से कम प्राइस चार्ज करता है, लेकिन रिटेलर कंज्यूमर से हायर प्राइस चार्ज करता है। कंपटीशन होलसेल में कम है क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए इसके लिए कंपटीटर को, और इसमें टफ कंपटीशन होता है कि कोई भी अगर वही नौकरी नहीं लगे तो अपने आस पड़ोस में दुकान खोल के बैठ जाते हैं। फिर आता है वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये लार्ज वॉल्यूम में खरीदते हैं, स्मॉल वॉल्यूम में खरीदते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस क्या है, एक्सप्लेन करना है ई बिजनेस इन रिटेल। इमर्जिंग का मतलब होता है नए नए, आजकल बिजनेस कैसे किया जा रहा है, उभरते हुए तरीके कौन से बिजनेस करने को। तो सबसे पहले तो ये बात है कि सर वो टाइम गया कि पहले आप प्लानिंग करते थे, फिर मार्केट के अंदर जाते थे फिजिकली, वहाँ से फिर जाके अलग अलग शॉप पे घूमते थे और फिर कोई सामान आपको पसंद आता था तो लेके आते थे। आज के टाइम में सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, तो आप घर बैठे बिना नहाए धोए भी अपने क्या कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। ठीक है ना, पहले से लिस्ट बना के उसको, इसको हम ई बिजनेस के नाम से भी जाना जाते हैं। तो नॉर्मली जो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जाती है ना, ये 2 तरीके से की जा सकती है। एक तो होता है ई बिजनेस, एक ई कॉमर्स। ई बिजनेस जैसे बिजनेस का एरिया वाइड है कॉमर्स से, वैसे ई बिजनेस का एरिया वाइड है कॉमर्स से। फीचर सारे सेम रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मोड हो जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं, पहले ई बिजनेस क्या होता है, फिर ई कॉमर्स क्या होता है, फिर आगे हम डिटेल में क्या पूछ रखा है इसमें, एक्सप्लेन द ई बिजनेस, फिर एक्सप्लेन ई बिजनेस को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आइए पहला दिया गया जी इंट्रोडक्शन टू ई बिजनेस। ई बिजनेस का इंट्रोडक्शन इंटेल कंपनी, इंटेल मार्केटिंग कंपनी है, इसने 1966 में किया था, ई बिजनेस वर्ड का यूज किया था। इसके अंदर क्या किया जाता है सर, इलेक्ट्रॉनिक बोल लो आप या ऑनलाइन बोलो, सारे की सारे ट्रांजैक्शन जो होती है, सेलर और बायर जो है नॉर्मली पर्सनली नहीं मिलते एक दूसरे से, बल्कि ऑनलाइन है। जैसे आपने अमेजन, फ्लिपकार्ट, यहाँ से आप मंगाते हो तो इसके रिगार्डिंग।
ठीक है। ये आपका ई बिजनेस का एरिया थोड़ा वाइडर होता है, क्योंकि आपको पता है बिजनेस के दो पार्ट होते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स, जहाँ पर सामान बनाया जाता है, और कॉमर्स जहाँ पर सामान बेचा जाता है। इंडस्ट्री में सामान बनाते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस आता है, और कॉमर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस आता है। तो बिजनेस के अंदर दोनों पॉइंट आएंगे, कॉमर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस आएगा। याद रखना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इसको इन्वॉल्व नहीं करते। तो यहाँ पर ई कॉमर्स के अंदर नेक्स्ट पॉइंट अगर आप पढ़ोगे तो ई कॉमर्स में कोई भी इंडिविजुअल बाय, सेल, डील, ऑर्डर, ट्रांसफ़र, पेमेंट ये कर सकता है। फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन यहाँ जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर भी नहीं होता। लाइक ऑनलाइन टिकट आप बुकिंग करते हो, ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, सोशल नेटवर्किंग करते हो, सारे ई कॉमर्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। ई कॉमर्स के लिए आपके पास कोई वेबसाइट होना चाहिए या फिर इंस्टाग्राम पे अकाउंट होना चाहिए, जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। नेक्स्ट बनाता जी फीचर ऑफ ई कॉमर्स के फीचर क्या क्या हैं, सॉरी ई बिजनेस के। अब याद रखना, ई बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ई बिजनेस और ई कॉमर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब ई बिजनेस का थोड़ा एरिया वाइड है, तो इसको लेके चलते हैं। पहला इजी सेटअप हो सकता है सर, अगर आप ऑनलाइन कोई काम करना चाहते हो तो कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। पहले तो क्या था, अगर आपकी एक शॉप गाँव में तो गाँव में रह के रह गया, लेकिन अब का क्या, आपको देखा ना अमेजोन पर कुछ भी गाँव वाले तो यहाँ तक कि खेतों का सामान, जैसे पशुओं के लिए चारा वगैरह सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर होता है। ठीक है। अब सर्दियाँ आ गई तो इसमें आप गोश्त से बोल लो, थेपड़ी बोल लो, कुछ भी वर्ड यूज़ कर लो, वो भी ऑनलाइन सेल होते हैं अमेज़न पे, आपने सुना भी होगा। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है सर, कॉस्ट कम लगती है बिजनेस सेटअप करने में। फ्लेक्सिबल ट्रेडिंग आवर्स होता है, जब भी मन करे तब खरीद सकते हो आप। ठीक है। रात को 12 बजे खरीदना तो 12 बजे भी खरीद सकते हो। ऐसा नहीं कि ऑफलाइन में जाके बनियों को जगह खड़ा हो भाई सामान दे, ऐसा कुछ भी नहीं करना। चीप मार्केटिंग पॉलिसी, सस्ता होता है। चीप का मतलब घटिया नहीं, यहाँ पर सस्ती बात करते हैं। और बायर सेल का कोई इंटरेक्शन नहीं होता। हाँ, डिलीवरी में थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। जैसे आप आजकल तो 1 डे डिलीवरी भी आ गया ना, अगर आप प्राइम मेंबरशिप लेते हो तो अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट की। लेकिन नॉर्मली आप मान लो 5-7 दिन लग जाते हैं। ट्रांज़ैक्शन ट्रेंड्स की भई हो सकता है कि मतलब जब तक ना आए ना, जब फर्स्ट टाइम कोई करता है ऑनलाइन तो ये डर सा रहता है कि पता नहीं आएगा, नहीं आएगा, पता आएगा, नहीं आएगा। ठीक है? ये कई बार गलत सामान भी आ जाता है, मँगाते कुछ आता कुछ, लेकिन रिप्लेस तो हो जाता है। पीपल कैन बाय एनी गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम एनीवेयर और एनी टाइम खरीद सकते हैं। नेक्स्ट आता है जी इसकी एडवांटेजेस क्या दे रखी हैं। एडवांटेजेस सबसे पहले ई बिजनेस की एडवांटेजेस क्या है सर, इजी टू ऑर्गेनाइज, चलाना ऑर्गेनाइज करना आसान है, मोर इकोनॉमिकल, सस्ता होता है, कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं होती, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना एडवांटेज में, कि ई बिजनेस वाले को गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी वगैरह देती है। फ्लेक्सिबल ट्रेडिंग और डिसएडवांटेज, नो पर्सनल इंटरेक्शन, डिलीवरी टाइम ज़्यादा लगता है, और सिक्योरिटी इशू होता है। सिक्योरिटी इशू था वो हमने पढ़ के आया था ना, कि थ्रेट्स रहता है सर, डर रहता है कि क्या पता आएगा नहीं आएगा, उस टाइप से। अब ये थोड़ा-सा ई-कॉमर्स के बारे में दे दिया। ई-कॉमर्स में क्या होता है, बी टू बी, बिज़नेस टू बिज़नेस होते हैं। इसमें जैसे मैन्युफैक्चरर और सेलर आपस में ट्रेड करते हैं, उसको बी टू बी बोल देते हैं। जैसे कि ओरेकल, अलीबाबा, ये क्या करते हैं, बिज़नेस से ही डील करते हैं। बी टू सी, बिज़नेस टू कंज्यूमर, जैसे इंटेल की चिप हो गई, डेल की हो गई, लैपटॉप वगैरह उस टाइप से। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जैसे ओएलएक्स पे बेचते हैं, आपको याद है अभी, आपका कोई पुराना सामान आप ओएलएक्स पे आप कंज्यूमर को डाल देते हो, और सामने वाला खरीदने वाला हो तो कंज्यूमर ही होता है वो। कंज्यूमर टू बिज़नेस होते हैं, ये फीडबैक के रिगार्डिंग लगा दो। कई बार क्या होता है कंज्यूमर टू बिज़नेस में, जैसे कि आप पुरानी गाड़ी बेच दो सर, कंपनियाँ मंगाती है ना कि अपनी पुरानी गाड़ी लेके आइए हम खरीद लेंगे, तो कंज्यूमर तो बेचने वाला होगा, बिज़नेस खरीदने वाला होगा, तो कंज्यूमर टू बिज़नेस भी चलता है। थर्ड वन क्वेश्चन अपने पास आता है जी, व्हाट इज आउटसोर्सिंग, क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आउटसोर्सिंग के रिगार्डिंग, तो होप से इसको केयरफुली थोड़ा रीड आउट कीजिएगा। तो इट इज द प्रोसेस वेयर बिजनेस ऑपरेशन, पर्टिकुलरली बिजनेस एक्टिविटी, इज गिवन एज ए कॉन्ट्रैक्ट टू ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी। इसके अंदर क्या किया जाता है, आप जो है ना अपना काम, एक मान लो एक बिजनेस आपका कोई भी, आप अपना काम खुद न कर कर किसी स्पेशलिस्ट पर्सन से करवाते हो, उसको आउटसोर्सिंग करना बोलते हैं। कोई भी ऐसा टास्क जो करना आपको था लेकिन आप नहीं कर रहे, उसको आउटसोर्स कर देते। जैसे आप नहीं बोलते भाई, जैसे कि हाँ, अब मान लें कि लेबर आपके घर पर मान ली चिनाई वगैरह लगी हुई है, तो अगर आप एक तो खुद लेबर की जगह काम कर रहे हो, एक आपने क्या क्या नहीं सर, हमने ठेके पे दे दिया सारा ही काम, इसका मतलब आपने आउटसोर्सिंग कर दिया सारा का सारा काम। ठीक है। जैसे शादियों में नहीं बोलते भाई, शादियों में आप खुद सर्व कर रहे हो खाना लोगों को, या क्या, नहीं नहीं, हमने कैटरिंग का जो सारा सामान है वो आउटसोर्सिंग कर दिया। इट मीन्स क्या होता है, जो स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं, हाँ नॉर्मली वो चार्ज तो थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं उनको आप काम दे देते हो। इससे क्या होता है कि आपका टाइम बच जाता है। आपका क्या हो जाता है, टाइम बच जाता है। मान लें कि अभी पेपर है, आप तैयारी कर रहे हो, और कोई आप मान लें कि कहीं जॉब करते हो, तो आप हफ्ते 10 दिन की छुट्टी ले सकते हो। ठीक है। या पर अगर कोई अल्टरनेट प्रोवाइड करवाना तो आप उसको अल्टरनेट प्रोवाइड करवा सकते हो। या फिर मान लें कि आपको कोई काम करना है, लाइक सपोज करो रजिस्टर पूरे करने या कुछ और काम करना है, आपको लगता है यार ये काम तो करना जरूरी भी है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने किसी भी फ्रेंड या मेंबर से, जो आप बोल सकते हो मेंबर लगा लो, या फिर कलीग से बोल सकते हो कि उसको बोल सकते हो यार मेरा पेपर है, थोड़े दिन कर लेना हैंडल।
ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपने आउटसोर्सिंग कर दिया, उसको सामान दे दिया भाई, जो काम आपको करना था वो दूसरे को करवाने के लिए दे दिया है। होप से आपको ये समझ में आया होगा। नॉर्मली जो कंपनियां होती है आउटसोर्सिंग में कौन कौन, जैसे सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी गार्ड वो खुद अपॉइंट नहीं करती बल्कि किसी से आउटसोर्सिंग कर। और सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपने देखा हो तो हॉस्पिटल्स के अंदर जो स्टाफ होता है ना, खासकर नर्सिंग स्टाफ जो होता है वो सारा का सारा आउटसोर्सिंग होता है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखिए, मैं ये तो नहीं कहता जो चिंदी चोर है उसको तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन नॉर्मली जो चाय वाला होता है, मेडिकल स्टोर होता है, मेडिकल स्टोर तो आजकल खुद के खोलने लगे डॉक्टर, लेकिन जो चाय वाला हॉस्पिटल के आसपास होता है वो सारा सारा आउटसोर्सिंग कर देते हैं। जो बड़े बड़े सरकारी आप देख लेना कोई भी, ठीक है, वहाँ पर टेंडर उठा देते हैं भाई चाय के लिए, मेडिसिन की शॉप के लिए, वो सरकार खुद नहीं करती हॉस्पिटल को मैनेज, वो ठेके पे दे देती है, भाई ले लो जिसको लेना है। नेक्स्ट आता है इसकी एडवांटेजेस क्या क्या, ये कॉस्ट बेनिफिट होता है सर। सबसे पहले क्या होता है सर, जो आप कोई भी एम्प्लॉयज, मान लिया कि आपने नर्स स्टाफ अपॉइंट करना है, या आप मान लो कि वॉचमैन ही अपॉइंट करना है, तो उसको ट्रेनिंग देना, फलाना करना, दिखाना करना, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता आपको। हायरिंग एनीवन, आप क्या कर सकते हो, जिसको हायर करना है उसकी कॉस्ट बच जाती है और आप सारा डायरेक्टर, आपका टाइम बच जाता है, सीधी बात है, पैसे तो लगने ही लगने, लेकिन आपका जो उसको ट्रेनिंग देने में जो आपका टाइम एफर्ट लगेगा वो बच जाएगा। ये आउटसोर्सिंग का बेनिफिट है। इनकरेज एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सपोर्ट। जो नेशन, जो भी देश वो आउटसोर्सिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो उस देश के अंदर क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लेस लेबर कॉस्ट होती है क्योंकि जो आउटसोर्सिंग वाले होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है। फिर आता है कि पैसेज ऑफ द हाई क्वालिटी सर्विस और स्पेशलाइज, जैसे मैंने वर्ड यूज किया तो वो बहुत बार काम करके एक्सपर्टाइज हो जाते हैं तो बेटर सर्विस देते हैं। लो इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं, आपको मान लिया कि नर्स स्टाफ चाहिए 10 चाहिए, तो ऐसा नहीं कि 10 के 10 के पहले आप रिक्रूटमेंट डालोगे, न्यूज़पेपर में डालोगे, फिर उनको अपॉइंट करोगे, ट्रेनिंग दोगे, ऐसा नहीं, फिर एक कम चाहिए तो उसको निकाल दोगे, नहीं। आपने क्या किया, आउटसोर्सिंग कर लिया। 10 एम्प्लॉय चाहिए, आपको नहीं बोला भाई आज मेरे को 10 जो नर्स स्टाफ चाहिए, तो 10 के 10 आ गए। आपने बोला नहीं अब मेरे को 5 चाहिए, तो 5 के 5 ही आ जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट ना के बराबर ही है। फिर आता है इन्हांस परफॉर्मेंस बढ़ती है, क्योंकि आप इन सब कामों से बच के भी, नर्स स्टाफ को अपॉइंट करना है, इन सब कामों से बच के मेडिकल को कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हो, उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है सर, लेस कस्टमर सेंट्रिक। जो आउटसोर्सिंग वाले होते हैं ये तो है नहीं कि सिर्फ आपके आपकी हॉस्पिटल के लिए वो नर्स प्रोवाइड करा, वो तो पता नहीं कितने हॉस्पिटल को ये नर्स की जो सेवाएं वो प्रोवाइड करवाता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, पहला। दूसरा सिक्योरिटी होती हो आपके जो ट्रेड सीक्रेट है वो दूसरे के साथ शेयर कर सकता है, कौन, आउटसोर्सर। इन्फीरियर सर्विस, कई बार क्या करता है वो सब स्टैंडर्ड, पहले बड़ी अच्छी सर्विस दिखा देगा फिर घटिया दिखा देगा। जैसे नहीं करते, जैसे आप ठेके पे घर बनवाते हो, पहले तो जो खुद मिस्त्री जिसको ठेका दिया गया वो काम करता है 5-7 दिन, तो और फिर क्या करता है जो नए सीखदड़ होते हैं ना, सीखदड़ बोलो, नौ सीखिए बोलो, उनको भेज देता है काम करने के लिए, तो इन्फीरियर सर्विस हो जाती है। एथिकल प्रॉब्लम होती है, आप ऐसे मान सकते हो, खासकर ओरिजिन ऑफ कंट्री, कहाँ से आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, आउटसोर्सिंग क्यों कर रहे हो, ठीक है। फिर आता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, डिले कम्युनिकेशन लगा लो, लैक ऑफ कम्युनिकेशन लगा लो, क्योंकि वो तो आउटसाइडर होते हैं। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन अपना आज का है, लास्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि व्हाट इज द मीनिंग या फीचर ऑफ फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। फ्रेंचाइजी एक एग्रीमेंट होता है, आप ऐसे बोल सकते हो कि फ्रेंचाइजर यानी कि जो ओनर होता है, और फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी जो जिसको आपको ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि इसमें राइट ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक है। किस चीज़ के राइट, आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के। जैसे इसका एग्जांपल है डोमिनोज, मैकडोनल्ड, ये होते हैं, ठीक है। पिज़्ज़ा वगैरह आपने सुना होगा ना ये। तो जो ओनर होता है गुड्स का, वो अपने राइट ट्रांसफ़र करता है कुछ रॉयल्टी के बदले में, कुछ पैसे के बदले में, और साथ के साथ जिसको ट्रांसफ़र करता है उसको रूल रेगुलेशन भी बताता है कि आपको ये काम ऐसे करना है, ठीक है। ये किस में आ जाता है, फ्रेंचाइजी के अंदर। तो इंडिविजुअल या बिजनेस ग्रांट द राइट टू द फ्रेंचाइजी कॉल्ड द फ्रेंचाइजर, उसको बोलते हैं जो ओनर होता है, ठीक है। इसके बाद द बेनिफिशरी हैज़ द राइट टू कॉल्ड द फ्रेंचाइजी, और जो बेनिफिट जो जो क्या कर रहे हैं, जो ग्रांट, जो अपना राइट दे रहा है, ओनरशिप राइट दे रहा है काम करने का। जैसे डोमिनोज का जो ओनर होता है वो किसी को फ्रेंचाइजी दे रखा है, डोमिनोज के ओनर को फ्रेंचाइजर बोलेंगे, फ्रेंचाइजर बोलेंगे, और जो व्यक्ति ये ले रहा है बेनिफिशियरी जो है उसको फ्रेंचाइजी बोलेंगे, ठीक है। डबल ई लगा देना यहाँ पर। नेक्स्ट वन क्या आ जाता है इसके अंदर, फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजिंग इज बिकॉज इज ए बिजनेस रिलेशनशिप होता है, दो या दो से ज़्यादा एंट्री के बीच में आप हो सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे एग्जाम्पल इसके अंदर पढ़ लो, मैकडोनल्ड है, डोमिनोज है, KFC है, पिज़्ज़ा हट है, सबवे है, ठीक है, बर्गर किंग है, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे फंक्शंस के रिगार्डिंग। तो फंक्शंस के रिगार्डिंग दो तरह की पार्टी होती है, सिंपल, सबसे बड़ी बात आपको तो पता ही है।
कौन कौन सी पार्टी होगी सर? पहली पार्टी होती है फ्रेंचाइजर और दूसरी पार्टी होती है फ्रेंचाइजी। ठीक है, ये दो तरह की पार्टी है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले दो पार्टी होगी। दूसरे नंबर पे क्या आएगा फिर कि जो फ्रेंचाइजी है वो फ्रेंचाइजर के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही अपना सामान बेचती है। अल्टीमेट आप ये मान लो कि जो फ्रेंचाइजर है जिसकी ओनरशिप है खुद की, वो तो पेरेंट कंपनी हो गया, और जो फ्रेंचाइजी है वो उसकी एक ब्रांच की तरह हो गया, सब्सिडरी कंपनी की तरह हो गया, आप ऐसे मान सकते हो। ठीक है, फ्रेंचाइजर जो है वो राइट और ऑब्लिगेशन दोनों ट्रांसफर करता है। किसको ट्रांसफर करता है? फ्रेंचाइजी को। ठीक है, और फ्रेंचाइजी बदले में उसको रॉयल्टी प्रोवाइड करवाता है। फीचर क्या दे रखा है? पहले स्टेप दे रखे हुए कैसे आप इसको सेटअप करते हो। सबसे पहले एग्रीमेंट होगा सर, बिल्कुल। दूसरे नंबर पे क्या दिया गया है? दूसरे नंबर पे जो है फ्रेंचाइजर जो है, आप बोल सकते हो कि फ्रेंचाइजी है वो क्या करेगा? रॉयल्टी ट्रांसफर करेगा। फ्रेंचाइजर तो है जो परमिशन देगा, फ्रेंचाइजी जो है डबल ई वो रॉयल्टी देता है, और तीसरे नंबर पे एक एग्रीमेंट साइन होता है। तीसरे नंबर पे एग्रीमेंट है, पहले फ्रेंचाइजर राइट देगा, फिर फ्रेंचाइजी उसके बदले में फीस देगा, और फिर उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज भी कर लेते हैं। पहला दिया गया है, फर्स्टली फ्रेंचाइजिंग इज ए ग्रेट वे ऑफ एक्सपेंडिंग ए बिजनेस विदाउट एडिंग एडिशनल कॉस्ट ऑफ फ्रेंचाइजर। ओनर को क्या क्या बेनिफिट होगा सर? उसको अलग से ब्रांच नहीं खोलनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी सेलिंग एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे फ्रेंचाइजी देता है। कौन देता है? फ्रेंचाइजी, डबल ई आ गया। ठीक है, और फ्रेंचाइजर को और क्या बेनिफिट होता है कि उसका नाम, उसकी गुडविल और ज़्यादा बढ़ती है सर। ठीक है, अब जैसे एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी आप लोगे तो एमबीए चाय वाले का तो नाम भी बढ़ेगा, गुडविल भी बढ़ेगी। ठीक है, मार्केट शेयर भी बढ़ेगा। अब फ्रेंचाइजी को क्या बेनिफिट, जो आपने अगर मान लें एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी ली, तो आपको क्या बेनिफिट होगा सर? एक तो आपको प्री एस्टेब्लिश ब्रांड नेम मिल जाएगा, आपके कस्टमर ब्रांड से अपने आप दौड़ के आएंगे आपके पास। ठीक है, आपको ट्रेनिंग के रिगार्डिंग पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारा सारा फ्रेंचाइजर आपको ट्रेनिंग देगा टाइम टू टाइम। आपको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाए। एक्सक्लूसिव राइट ये ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कंपनी में, एक पे जैसे कि मान लिया कि मैं अगर बात करता हूँ पेप्सी को या कोका कोला कंपनी, ये फ्रेंचाइजी के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो अपनी जिसको फ्रेंचाइजी दी है ना, वो एक एरिया बांट देंगे। मान लिया सपोज करते हैं, हम बात करते हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। ठीक है, हरियाणा के अंदर हिसार डिस्ट्रिक्ट, ये बोलते हैं पेप्सी का जो ये काम है ये मिस्टर ए के पास रहेगा, तो यहाँ पर और किसी को ये अलाउड नहीं करेगा ये फ्रेंचाइजर। ये तो एक पर्टिकुलर एरिया के कोड, इसको एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, सॉरी एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना आपको। ठीक है, और फिर क्या होते हैं भाई, जो बिजनेस की टेक्निक है, ब्रांड है, वो सब फ्रेंचाइजर को बेनिफिट मिलते हैं, सॉरी फ्रेंचाइजी को बेनिफिट मिलते हैं। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज है फ्रेंचाइजर को? क्या डिसएडवांटेज है सर? उसके ट्रेड सीक्रेट को खतरा है। ठीक है, फ्रेंचाइजी की गुडविल अच्छी नहीं है तो क्या करेगा वो फ्रेंचाइजर, यहाँ पर है ना फ्रेंचाइजर लिख लेना, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, और यहाँ पर फ्रेंचाइजी लिखना है। ठीक है, तो जो फ्रेंचाइजर है डज नॉट पोजेस डायरेक्ट कंट्रोल, तो होता नहीं सेल ऑफ गुड्स पर, वो किस पे डिपेंड करता है? फ्रेंचाइजी पे। अगर फ्रेंचाइजी गुडविल को मेंटेन नहीं करेगा, कस्टमर से अच्छा बिहेव नहीं करे, तो फ्रेंचाइजर को नुकसान होगा ना, तो उस वाली बात होगी। नेक्स्ट वन क्या होता है, फ्रेंचाइजी में इवन लैक ऑफ फ्रेंचाइजर सीक्रेट। सीक्रेट मतलब ट्रेड सीक्रेट जो सीख गया ट्रेनिंग ले लेके फ्रेंचाइजी, अब वो क्या करेगा, वो जो फ्रेंचाइजर के ट्रेड सीक्रेट को अपने कम इसके कंपटीटर को भी सेल कर सकता है, बता सकता है, तो भी दिक्कत है। डिसएडवांटेज ऑफ फ्रेंचाइजी के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो फ्रेंचाइजी हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर बिजनेस। फ्रेंचाइजी का भी खुद पे कोई पूरा कंट्रोल नहीं होता बिजनेस के ऊपर, क्योंकि फ्रेंचाइजर के जो पॉलिसी है, रूल रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। दूसरा क्या है, रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, और रॉयल्टी तो कोई बात नहीं, लेकिन हर प्रॉफिट का हिस्सा भी देना पड़ता है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये कुछ मेरिट डिमेरिट्स थी, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, होप सो ये आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, और अगर कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।